हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आयाम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म में हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, चेन आइसोमर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट विच इज़ पोजीशन आइसोमर। ओके, अब देखो, अगर हम पोजीशन आइसोमर की बात करें तो इसमें चेंज क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा। जैसे मान लो हम दो कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। चेंज क्या आएगा, पोजीशंस में चेंज आएगी। अब हम जब IUPAC पढ़ते हैं तो IUPAC में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस किस की करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स की, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की, इनकी हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करने का मतलब ये होता है कि हम उन्हें पोजीशन दे रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो वैसे ही अब अगर अपन पोजिशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और सबसे फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और पोजीशन विल बी डिफरेंट। किस किस की? मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। कंपाउंड्स those have सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ना एक लाइन ऐड करवाना चाहूँगी कि उसकी पेरेंटल चेन और साइड चेन भी सेम होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे। डायरेक्ट पोजीशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है ना कि पेरेंट चेन और अगर साइड चेन सेम है और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और ये सब चेंज हो रहे हैं, तब होता है वो पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पे एक लाइन अपन और लिखेंगे जिसके अंदर क्या है कि पेरेंट चेन और साइड चेन भी सेम होनी चाहिए, उसके बाद इनकी पोजीशन चेंज हो, तब वो क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, दोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, ये सब सेम होगा। उसके बाद बट डिफरेंट इन किसमें, डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जिन जिन को अपन IUPAC में नंबरिंग देते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब इसके अंदर देखना, आगे चलते हैं अपन इसे, इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है ये कंपाउंड, अब अगर कोई पूछे कि भाई इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन देखेंगे। तो चलो, अगर हम कार्बन्स की बात करें तो 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन और दोनों में एक एक डबल बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। अब पेरेंट कार्बन की बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे और अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसे पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन यही है 4 कार्बन की, और यहाँ पे भी 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। इसका मतलब हमारे PCC में तो कोई चेंज नहीं आया। फिर क्या देखना है, थर्ड नंबरिंग देते हैं। किनको? मल्टीपल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को, इनको नंबरिंग देते हैं। तो फिलहाल मल्टीपल बॉन्ड है, तो चलो अगर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग दे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को क्या करें, मिनिमम नंबरिंग मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करने पे 1 मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 पे आ रही है, तो 1 वाली सेलेक्ट करके इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। इसमें देखो, इसमें भले ही मैं यहाँ से दे दूँ 1 2,
नंबरिंग यहाँ से भी 2 आ रही है और यहाँ से 1 2, दोनों में से कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर इसका नाम लिखे तो क्या होगा, ब्यूट 1 इन, या फिर मैं इसको ब्यूटीन भी बोल सकती हूँ, ब्यूट 1 इन। इसका नाम लिखो तो ब्यूट 2 इन। देखो इसका नाम ही बता रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इन की जो पोजीशन है वो 1 से क्या हो गई 2, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ बेटा, पोजिशनल आइसोमर। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, ये हुआ पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमारे पास है ये कंपाउंड, एक तरफ है ये कंपाउंड और एक तरफ है ये कंपाउंड। अब चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन और 2 ब्रोमीन ग्रुप। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक और लगा लो, एक सेकेंड, ओके। अब देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन और 2 ब्रोमीन ग्रुप। इसमें चेक करो 1 2 3 4, 4 कार्बन और 2 ब्रोमीन ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सेम ही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, पीसीसी चेन चेक करना कि पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन के अंदर अपन देखते हैं कि उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो 1 2 3 4, अगर मुझे अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, वो ये है 1 2 3 4, ये एक ही ऑप्शन है सेलेक्ट करने का। तो मेरी जो पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई है उसमें 4 कार्बन है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें फर्स्ट और सेकंड में, तो चलो इन दोनों को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सेम है। अब पेरेंट चेन देखो, ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ज़्यादा हो या फिर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो 1 2 3, एक ऑप्शन है मेरे पास ये सेलेक्ट करने का और एक है 1 2 3, कोई से भी सेलेक्ट कर लूँ, बात सेम ही है। तो चलो इसे कर लेते हैं। अब ऐसा तो सिलेक्शन हो नहीं सकता कि 4 कार्बन आ जाए, कितनी कोई सी भी मैं रिंग ले लूँ 3 ही कार्बन आएंगे। तो इसमें कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 3 कार्बन। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, तो किस में चेंज आ गया, जो मैंने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है पेरेंट चेन में चेंज आ गया। तो अगर हमारा पीसीसी चेंज हो जाती है, पीसीसी चेंज हो जाती है तो कौन सा आइसोमर होता है, वो चेन आइसोमर। तो ये कौन सा आइसोमर है आपस में, ये दोनों चेन। फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है वो है चेन आइसोमर CI। अब अगर हम बात करें फर्स्ट की और थर्ड की, फर्स्ट एंड थर्ड, तो चलो इनका रिलेशन देखते हैं। इसमें तो हमारी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसमें कितने कार्बन जा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। इसका मतलब पीसीसी तो क्या है, सेम। अब देखो अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन कैसे हो गई, नंबरिंग दे लो, हमें पता चल जाएगा नंबरिंग करने पे। तो अगर इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारा 2 और 3 पे आ रहा है, उसको देखो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4, अरे इसमें भी 2 और 3 पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, होमोमर, या फिर बोल दो आइडेंटिकल। तो फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन क्या है, आइडेंटिकल। तो अब भले ही मैं सेकंड और थर्ड की बात कर लूँ, ये भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर। जैसे फर्स्ट और थर्ड सेम है
तो जैसे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन चेन आइसोमर आए तो थर्ड के साथ भी ऑटोमेटिकली चेन आइसोमर आ गए। ठीक है, तो हमें ऐसे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर चेन, साइड चेन, और उसके बाद क्या देखना होता है, पोजीशंस। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है ये कंपाउंड 1, ठीक है, हमारे पास ये 4 कंपाउंड है, हमें रिलेशनशिप निकालनी है। फर्स्ट एंड सेकंड में, सेकंड एंड थर्ड में, थर्ड एंड फोर्थ में, इनमें हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड से। सबसे पहले क्या चेक करना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 6 कार्बन चेन है ये, सॉरी रिंग बनी हुई है 6 कार्बन की, और ये भी कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की, और 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ऐसे बेटा आइडिया लगाना होता है, जैसे मान लो हमें स्ट्रक्चर दी हुई है तो जस्ट एटम्स कंपेयर कर लो, ठीक है, उससे पता चल जाता है। अब क्या होगा, हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, अब सेलेक्ट करनी है पेरेंट कार्बन चेन। तो अगर इस रिंग की बात करें तो रिंग में 6 कार्बन है, तो हमारे पीसीसी कौन सी है, ये 6 कार्बन वाली, और इसमें कौन सी है, इसमें भी 6 कार्बन वाली। मतलब अगर इन दोनों में मैं पीसीसी की बात करूं, इस मॉलिक्यूल में पीसीसी देखो तो कितने कार्बन की है, 6 कार्बन। अब इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी पीसीसी कितने कार्बन की है, 6 कार्बन। मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि साइड में तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन की क्या ही लेंथ चेंज होगी, क्या ही साइड चेन चेंज होगी, तो मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं है। अब सेकंड पोजीशन क्या आती है हमारी, सेकंड क्या होता है, इनकी पोजीशंस देखो, तो नंबरिंग कर दो फिर 1 2 3 4 5 6। अगर हम हमारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को देखें तो कहाँ का नंबरिंग हुई है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड पे है, इसमें करो नंबरिंग, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दूँ वहाँ से कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की जो नंबरिंग हुई है वो हुई है फर्स्ट पे और थर्ड पे। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप फर्स्ट पे है और थर्ड पे। अब देखो कंक्लूजन क्या निकल गया, पीसीसी दोनों में सेम है 6 कार्बन की, चेंज किस में आया है, पोजीशन बदल गई, जो फर्स्ट से सेकंड है यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड में चली गई। तो जब इनकी पोजीशन चेंज हुई तो आपस में कौन से आइसोमर्स हुए, पोजिशनल आइसोमर। बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, हमें जवाब मिल जाता है, पोजिशनल आइसोमर। ओके, अब सेकंड एंड थर्ड में देखते हैं यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीसीसी सेलेक्ट हुई है वो कितने कार्बन की है बेटा, 6 कार्बन की। थर्ड में सेलेक्ट करते हैं तो क्या आएगी, यही है 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट रिंग वाले कार्बन ज़्यादा है तो यही हमारी पीसीसी हुई। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। किस में चेंज आ गया, पीसीसी हमारी 5 कार्बन। तो क्या अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सेकंड में पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की है और यहाँ पे 5 कार्बन, इसके आगे हमें नहीं जाना, यहीं पे चेन पे हमें आंसर मिल गया। सेकंड और थर्ड कौन से आइसोमर्स हुए, चेन आइसोमर। अगर यहाँ पे इन दोनों की पीसीसी सेम होती ना तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ती, पोजीशन चेक करती, ठीक है, बट यहाँ में ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं तक आंसर मिल गया। अब देखो थर्ड और फोर्थ में, तो चलो अगेन उसमें चेक करते हैं पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है। इसमें देखो तो 5 कार्बन की चेन ही है पेरेंट कार्बन चेन,
नंबरिंग कर दो। अब हो सकता है नंबरिंग में यहाँ से कर दूँ, वहाँ से कर दूँ, तो हमारा लोवेस्ट लोकेट रूल लगेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो यहाँ पे जब मैंने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की नंबरिंग करी थी ना, तो दोनों के दोनों 1 1 पे आ रहे थे। वहाँ पे क्लोरो इथाइल था, लेकिन नंबरिंग तो फर्स्ट फर्स्ट ही थी। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप देखो तो कितने पे आ रहा है, फर्स्ट और फर्स्ट पे। इस पे देखो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। पोजीशंस क्या बदली, पोजीशंस। तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हुए, पोजिशनल आइसोमर। पेरेंट चेन सेम है, पीसीसी 5 कार्बन की है, बट चेंज किस में आया, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में। तो अगर थर्ड और फोर्थ में रिलेशन देखो तो कौन से आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स। इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, और उसके बाद हमें देखनी होती है पोजीशंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लाइक हमारे पास कंपाउंड है ये, और एक तरफ है ये कंपाउंड। ये तो बहुत इजी है उन पिछले एग्जाम्पल्स के कंपैरिजन में, ये तो आप इजीली अप्रोच कर लोगे। हमें इन दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड में रिलेशनशिप बताना है कि दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स है, आइसोमर्स है भी कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेरेंट कार्बन चेन और देन पोजीशन। तो चलो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो 6 कार्बन की रिंग, वो तो इसके पास भी है। डबल बॉन्ड हाँ है, क्लोरीन क्लोरीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब सेकंड क्या देखनी है, पेरेंट कार्बन चेन। तो चलो पेरेंट कार्बन चेन यही होगी 1 2 3 4 5 6। कितने की है पीसीसी, 6 कार्बन। उसकी वाली देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन के, मतलब पेरेंट कार्बन चेन भी सेम आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। सेकंड क्या देखनी है, पोजीशन। पोजीशन के लिए नंबरिंग कर दो, तो ये नंबरिंग यहाँ से होगी कि वहाँ से। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी है, दो दो चीज़ें एक साथ है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अगर हम डबल बॉन्ड और क्लोरीन की पोजीशन देखें तो क्या आई, फर्स्ट फर्स्ट। इसमें देखो नंबरिंग में यहाँ से भी कर सकती हूँ और यहाँ से भी कर सकती हूँ। डबल बॉन्ड में और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में किसको सेलेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को, है ना। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो करो फिर। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगी नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो 1 पे तो एल्कीन आएगा, 5 पे क्लोरीन आएगा, और अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 पे क्लोरीन आएगा, तो मिनिमम नंबरिंग मिलनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड और क्लोरीन की पोजीशन देखें तो क्या है बेटा, 1 and 4। क्या यहाँ पे क्लोरीन और डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली, पहले 1 1 थी, 1 4 हो गई, तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हुए, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, बस इसी अप्रोच से इन क्वेश्चंस को करना होता है। फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ओके, आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, मे बी इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट थे। ठीक है, अब एक है ना इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, लाइक जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स इसके बन रहे हैं, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे फंक्शनल आइसोमर में। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है C6H14। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, कंडेंस फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, फॉर्मूले को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया।
तो इस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, लाइक अगर स्ट्रक्चर बनी हुई आई है तो हमें क्लियरली पता चल जाता है, लेकिन इस तरीके का फॉर्मूला आता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें चेक करना होता है कि कहीं कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, ये सिस्टम तो नहीं है ना। तो जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल कराऊंगी आपको ये चीज़ समझाती जाऊंगी। वैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उससे आप इसको अप्रोच कर सकते हो, लेकिन देखो अगर वो उस तक नहीं पहुंचना है और हमें इजी वे देखना है थोड़ा चलते चलते यहाँ पे, तो जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से अपन अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला लिखती तो क्या लिखती, CnH2n+2। अगर यहाँ पे एल्केन लिखते तो क्या लिखते, CnH2n+2। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखने पे हाइड्रोजन कितने आने चाहिए थे, C6H12 + 2 14। इसका मतलब क्या इस स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। अगर एक मल्टीपल बॉन्ड होता तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू होती 1, 2 होते तो 2, या एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी उसकी वैल्यू 2 होती, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड या रिंग तो नहीं है। ये चीज़ समझ में आई बेटा, इस ये टॉपिक आपके आता है जनरल के अंदर ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आप देख लेना थोड़ा। बाकी अप्रोच यहाँ पे इसी तरीके से करना होता है। अब देखो हमें इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताने हैं। क्या बताना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो क्या इसका मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 0, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सबके सब बॉन्ड सिंगल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस कंपाउंड को लिखने के लिए हर जगह मैं हाइड्रोजन तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत टाइम ले लेगा। तो हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन को कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो अगर 6 कार्बन है तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले अब इन क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये होता है, देखो जितनी लॉन्गेस्ट चेन है उसको ले लो सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप उसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हो, कैसे करना है, एक एक कार्बन को सब्स्टिट्यूशन में ले आना है, एक एक कार्बन को स्टेप बाय स्टेप उस चेन को क्या करना है, छोटा करना है। सबसे पहले लार्जेस्ट चेन लेनी है। तो इस 6 कार्बन की लार्जेस्ट चेन 6 ही हो सकती है, तो यहाँ पे ले लो 6 कार्बन। क्या इसकी और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बेटा यहाँ पे ना हाइड्रोजन आप अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे हाइड्रोजन एडेड है। बार बार लगाएंगे तो बहुत टाइम ले लेता है वो, है ना। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, हाइड्रोजन लगा लगा के नहीं देखना। हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता कर लिया कि कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग ये जो चेन है कितने तरीके से बन सकती है, एक ही तरीके से। तो इसकी पॉसिबिलिटी है 1। अगर इस चेन को छोटा कर दिया जाए तो चलो 5 कार्बन की चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के ले ली, एक कार्बन बाकी है अभी, उसे क्या करो, नीचे ले आओ सब्स्टिट्यूशन में। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ ले आऊँ। क्या और कहीं ला सकते हैं अपन इसे, देखते हैं। अभी तक मैं इसको लेके आई थी सेकंड पोजीशन पे, अब क्या कर सकती हूँ, थर्ड पोजीशन भी तो ला सकती हूँ। ये लो, अब क्या हो गया, ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। 1 2 3 4 5। देखो पीसीसी सेम है, सिर्फ इसकी पोजीशन बदली है। ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। और हमें स्ट्रक्चर आइसोमर ही बताने हैं, तो स्ट्रक्चर में पोजीशन, रिंग चेन, ये सब आ जाते हैं, चेन आइसोमर सब आते हैं, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट में और इसमें रिलेशन पूछूं 5 कार्बन वाले में, तो कौन सा आइसोमर है। अब हमें ऐसे थोड़ी करना है, बार बार स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चलना है। अब तो पता ही है हमें, ये 6 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन पीसीसी के अंदर है। पेरेंट चेन चेंज हो गई तो चेन आइसोमर। 5 कार्बन की और कोई पॉसिबिलिटी है, देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को यहाँ लाए। अगर मैं यहाँ लाती तो 6 कार्बन का ही बनता दोबारा। सेकंड पे ले आए, थर्ड पे लाते पोजीशन बदल गई। अगर मैं उस तरफ ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को यहाँ ले जाए तो नंबरिंग इस बार यहाँ से हो जाएगी 1 2, तो अगेन सेकंड पे आ गया, घूम फिर के यही स्ट्रक्चर बनी। तो मतलब इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है। ये 6 कार्बन का था, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। अब 4 की देख लेते हैं। 4 मतलब अगर 4 पेरेंट में आ रहे हैं तो 2 कहाँ आएंगे, सब्स्टिट्यूशन में आएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, 1 2
3 4, दो कार्बन पेरेंट में लाने हैं, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इस तरीके से जुड़े हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो मैं ये भी कर सकती हूँ ना कि दोनों को एक ही कार्बन पे ले आऊं, ये पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, कोई ये थोड़ी सोच रहा है कि इसको यहाँ और इसको वहाँ ले आओ, लाना है, चलो ला के देख लेते हैं। अगर मान लो 4 कार्बन की चेन में मैं एक कार्बन को यहाँ और एक को यहाँ लगा दूं, तो अब इसे क्यों नहीं ले सकते यूज? देखो, अगर मुझे पीसीसी सेलेक्ट करनी हुई तो मैं क्या करूँगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लो, कितने की हुई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का काम तो हमारा हो चुका, मतलब ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है, तो ये हम नहीं ले सकते। इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, अब 3 कार्बन की बना, अच्छा 4 में और कोई पॉसिबिलिटी है, कोई और कहीं लगाना चाहता है कंपाउंड को, इन 2 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को? अगर कोई वहां लगाना चाहता है तो बेटा वो यही स्ट्रक्चर बनेगी, कोई फायदा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 ही है। अब देखो, ये हमारी हो गई 4 कार्बन की। अब पेरेंट चेन किसकी कर लेते हैं, 3 की करके देखते हैं, धीरे धीरे रिंग को छोटा करते चलना है। तो चलो इस बार 3 की बना के देखते हैं, 1 2 3। 3 अगर पेरेंट में आ रहे हैं तो 3 सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, देख लो कैसे कैसे लगाओगे। हो सकता है तीनों को तुम इस तरीके से लगा दो, इस तरीके से लगाओगे तो चेक करो, पेरेंट चेन इसकी निकालो, पीसीसी कौन सी जाएगी, 1 2 3 4 5। क्या ऐसी स्ट्रक्चर हमने बनाई है जिसमें 5 कार्बन की चेन हो, 1 2 3 और 3 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो? ऐसी कोई पोजीशन है? ये देखो, मतलब कॉपी आ गया, तो ये स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकती। इसका मतलब और भी कोई स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको इसका जवाब मिलेगा। बाकी इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इतनी ही। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। फाइव स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है इसके अलावा अगर कोई हो तो बताना मुझे आप, ठीक है। अब इसमें अगर रिलेशनशिप निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हो बेटा। अगर इन दोनों ग्रुप में चेक करें तो इनकी पीसीसी चेंज हो रही है, तो ये दोनों तो आप हमेशा आपस में क्या है, चेन आइसोमर। इन दोनों में मतलब मेरा इससे भी है, ठीक है। अगर इन दोनों में देखो तो ये भी चेन आइसोमर, अगर इन दोनों में देखो तो ये भी चेन आइसोमर। और अगर इन लोगों का आपस में देखो तो कौन सा आइसोमर, चेन भी सेम है, तो क्या चेक करोगे, पोजीशन, नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 और 3 पे पोजीशन आ रही है, इस पे देखो 1 2 3 4, 2 और 2 पे पोजीशन आ रही है। 2 और 3, 2 और 2 आपस में कौन से आइसोमर हुए, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। ये आपस में कौन सा आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो इनके आइसोमर्स। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनते हैं, C6H14 के 5। और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, फिर उसको धीरे धीरे छोटा करता जाना है, सब्स्टिट्यूशन में ग्रुप लेके आने हैं, ठीक है। जितने आपको पॉसिबल लगते हैं स्ट्रक्चर बनाओ और फिर चेक कर लेना कि कोई कॉपी तो नहीं हो रही है, जो कॉपी हो रही है उसको काट देना। और फिर भी अगर आपको 2 स्ट्रक्चर में कहीं अटक जाओ कि समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंट है कि नहीं है, हमें देखने में अलग लग रही है, बेटा उसकी नेमिंग कर लेना। जब आप नेमिंग करोगे तो आपको इसका जवाब एकदम करेक्ट मिल जाएगा। स्ट्रक्चर आइसोमर का यही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अभी तक अपनी इतनी बात हो गई। अब थर्ड हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। हमारी थर्ड आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो आइसोमर है। अब इसके अंदर में चेन में रिन में नहीं पढ़ना, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। हमारी जो भी दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी उन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, कंपाउंड having same molecular formula but different functional group। यहाँ पे दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट चेंज किस में आएगा, उनके फंक्शनल ग्रुप में आएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं साथ में। एक चीज इसमें यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये क्या है, इस लाइन का मतलब मैं आपको आगे एग्जांपल्स में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो, जैसे मान लो अगर मैं एक कंपाउंड ले रही हूं इस तरीके का, ओके, और एक कंपाउंड ले रही हूं इस तरीके का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करना कि दोनों कंपाउंड में आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, C3, हाइड्रोजन्स 3 2 5 2 7 1 8, और एक क्या है, ऑक्सीजन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका देखो 1 2 3, C3, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, H8 और एक ऑक्सीजन। ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एकदम सेम, C3H8O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिकली सेम होगा। अब इसमें चेंज क्या है, जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, जबकि इसमें क्या आ गया बेटा, ईथर। इसमें क्या आ गया, ईथर। जैसे अगर इसका हम नाम लिखें तो प्रोपेन 1 ओल। ओके, एल्कोहल के लिए लेते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। यहां पे लिखे तो मेथॉक्सी इथेन। देखो मेथॉक्सी वर्ड, ऑक्सी वर्ड ईथर्स के लिए आता है, तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया, एल्कोहल और ईथर है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि एल्कोहल और ईथर्स हमेशा, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब आप एक पर्टिकुलर ना कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि एल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे ही एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वैसे ही कीटोन और एल्डिहाइड आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनकी जोड़ी है, लाइक इनमें अगर अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी देखेंगे तो सेम होगी। जैसे यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो कोई भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो क्या बन रहा है, एल्केन प्लस ऑक्सीजन। एल्केन का फॉर्मूला लिख दो प्लस ऑक्सीजन लगा दो, तो मतलब एल्कोहल ईथर में कहीं भी आप अप्लाई कर लेना, यही सेम फॉर्मूला आएगा, एल्केन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। और कौन कौन होते हैं, सेकेंड कपलिंग जो होती है वो होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। जैसे मान लो एक कंपाउंड लेते हैं एल्डिहाइड का,
हमारे पास है ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। और एक कंपाउंड है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों में हमें रिलेशनशिप देखना है, तो सबसे पहले इनका क्या निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या जाएगा, 1 2 3 C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6, और एक क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। इसका देखो तो C3H6 ऑक्सीजन। अगर इस फॉर्मूले को हम देखें लाइक C3H6, ये ऐसा नहीं लग रहा कि एल्कीन का फॉर्मूला हो, ऐसा नहीं लग रहा एल्कीन है। जैसे अगर यहाँ पे हमारी एल्कीन होती तो वो कैसे ट्रीट करती, C3H6 ही होती, मतलब CnH2n, इस रूल को फॉलो करती, प्लस ऑक्सीजन। जब ये सिचुएशन आती है तो आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। कौन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट चेंज किस में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पे जहाँ एल्डिहाइड है यहाँ पे क्या है कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। अब मैंने एक नोट लिखवाया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हम इसमें मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो कितने जा रहे हैं बेटा। अब देखो इस तरह की सिचुएशन में आके आपको क्या करना है ना, अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि भाई ये एल्किन से सिमिलर है, C3H6 ऐसे जैसे कोई एल्किन का फॉर्मूला हो, ठीक है। तो हमें पता है अगर एल्किन बन रही है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या गया 1, एक डबल बॉन्ड का मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि एल्किन प्लस ऑक्सीजन है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 1 है, मतलब एक डबल बॉन्ड तो है उसमें। तो यहाँ पे इन दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है, सेम, विच इज 1। इसलिए आपको वो नोट लिखवाया गया था। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्यों, एल्केन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। एल्केन में कोई मल्टीपल बॉन्ड थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में 0 है, इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 है। तो अप्रोच क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो और ये देखो कि दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, एल्डिहाइड कीटोन का रिलेशन तो नहीं है ना, अल्कोहल और ईथर का रिलेशन तो नहीं है ना। अब थर्ड हमारा फेमस रिलेशन आता है एसिड और एस्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं। एक तरफ है एसिड, एक तरफ है एस्टर, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, उसका भी लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, सॉरी एसिडिक ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे ईथर वाला ग्रुप आ रहा है ना। ईथर में दोनों तरफ कार्बन कार्बन आ जाते हैं, ओके। तो ये कौन सा एसिड और वो क्या है एस्टर, सॉरी हाँ एस्टर है वो। तो क्या है एस्टर, एस्टर में दोनों तरफ ग्रुप आ जाता है। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1 और 2। इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसका देखो 1 2 3, 3 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 और प्लस में 2 ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे C3H6 एल्किन के लिए लगाया गया था हमने, तो यहाँ पे भी क्या है फॉर्मूला एल्किन। अगर इन दोनों की बात करो तो एल्किन, लेकिन ऑक्सीजन देखो वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 प्लस O2। और अगर इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो तो देखो मल्टीपल बॉन्ड एक ही है इसमें, इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 1 और इसमें भी 1। तो इन दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है 1। इसका मतलब एसिड और एस्टर्स आपस में क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
फंक्शनल आइसोमर्स। आपको ये चीज़ समझ में आई? अब इसके आगे जो आने वाले हैं वो तो इतना कुछ है नहीं। जैसे मान लो फोर्थ कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे अब देखो CH3CN, तो आइसोसाइनाइड को मैं क्या कर सकती हूँ, CH3NC, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 12C2 H3 और नाइट्रोजन। यहाँ पे चेक करो 1 2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और नाइट्रोजन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट चेंज किस में आ रहा है, साइनाइड में और आइसोसाइनाइड में ग्रुप में चेंज आ गया। तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है। अब एक है ना अच्छा सा एक टॉपिक आता है, इसी में एक अच्छा सा पोर्शन आता है। लाइक अगर हम अमीन्स की बात करें तो अमीन में क्या होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम फंक्शनल ग्रुप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, वो किसी भी चेन में या फिर किसी भी जगह अगर कंपाउंड अटैच होता है ना तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट डालता है। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप डोमिनेटिंग है। ओके। तो अगर और इसके साथ साथ जैसे मान लो कि आपस में जब रिएक्शन करेंगे किसी रिएजेंट से, तो अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है, रिएक्ट करने का जो तरीका है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो इनकी रिएक्टिविटी भी बदल जाएगी। वैसे ही अगर हम अमीन्स की बात करें तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, इनमें अलग अलग रिएजेंट से ये अलग अलग तरीके से डील करते हैं। तो इसलिए आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। लाइक अगर अपन देखें CH3 की बात करें केवल, जिसमें 1 डिग्री अमीन है या 0 डिग्री अमीन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, 2 डिग्री का डिफरेंट होगा, 3 डिग्री का डिफरेंट होगा। मतलब प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं ये। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये आप याद रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, C4, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1 2 3 4। अगर इस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, और यहां पे अगर ये देखें कंपाउंड, और एक ही एग्जांपल, देखो इन तीनों का आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो रहा है, C4 हाइड्रोजन देखो 3 to 5 to 7 to 9 और 3 12। ओके। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन C4H12N, इसका फॉर्मूला देखो, एक सेकेंड, C4H11 नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 314 to 6 to 7 and 311, H11 and नाइट्रोजन। इसका देखो C4 1 2 3 4, H11 एंड नाइट्रोजन। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें कि प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से, टर्सरी कौन से, तो डिपेंड करता है। लाइक ये वाली नाइट्रोजन है, इसके एक ही तरफ R ग्रुप है, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है वो एक ही तरफ है। ठीक है।
तो इसका मतलब ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन। यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके दोनों तरफ चेन जारी है, तो ये कैसी है, सेकेंडरी अमीन। एक आर ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, दो पड़ोसी कार्बन ने घेरा हुआ है एक नाइट्रोजन को, तो कौन सी अमीन है, सेकेंडरी अमीन। इसमें देखो इसको तीनों तरफ से कार्बन्स ने घेरा हुआ है, 1 2 3, तो ये कौन सी अमीन है, टर्सरी अमीन। और ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स है, तो फिर कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल आइसोमर्स। और अगर इनके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू बात करें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो 0, और आपस में है ये फंक्शनल आइसोमर्स। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप उसे अप्रोच करने की कोशिश करना और बताना अब तक के कॉन्सेप्ट लगा के कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स में बेटा आप लोग मुझे रिलेशनशिप बताना, ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ठीक है। आइसोमर्स है भी कि नहीं है ये भी बताना, ओके। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हम आइसोमर्स के आगे स्टडी करेंगे, ओके।